दुनिया को समझना चाहते हो तो इंसान को समझो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज और वो है इंसान की फितरत। हम सोचते हैं कि हम फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें दिखाती है कि कैसे हमारे अंदर छुपी भावनाएं, इच्छाएं और डर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तो चलिए आज इस किताब की सबसे जरूरी सीखों को एक दिलचस्प कहानी के रूप में जानते हैं, ताकि हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकें। लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। सारांश: मनुष्य अक्सर यह मानता है कि वह अपने फैसले पूरी तरह तर्क और सोच विचार से लेता है, लेकिन वास्तविकता में हम में से अधिकतर लोग अनजाने में भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। यह नियम हमें चेतावनी देता है कि जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक हम गलत निर्णय लेने की संभावना रखते हैं। उदाहरण: पेरिक्लेस प्राचीन यूनान, ग्रीस के एथेंस शहर का एक महान नेता था। वह अत्यधिक तर्कशील और संतुलित विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह जनता की भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखता था। उदाहरण के लिए, जब जनता युद्ध के लिए उत्तेजित होती थी, वह उन्हें शांत रहने और राजनयिक हल निकालने की सलाह देता था। उसने एथेंस को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उन्नति की ओर अग्रसर किया। लेकिन जब पेरिक्लेस की मृत्यु प्लेग से हो गई, तो जनता में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं बचा जो उनकी भावनाओं को संभाल सके। इसके बाद क्या हुआ? जनता क्रोध, डर और बदले की भावना से भड़क उठी। उन्होंने स्पार्टा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, बिना सोचे समझे। यह पेलोपोनेसियन युद्ध कई वर्षों तक चला और अंततः एथेंस की पराजय और गिरावट का कारण बना। नतीजा: जब तक पेरिक्लेस जैसे तर्कशील नेता मौजूद थे, भावनाएं नियंत्रण में थीं और एथेंस फल फूल रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद भावनाओं की सत्ता ने एथेंस को विनाश की ओर धकेल दिया। सीख: अगर हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते और उन्हें नियंत्रित नहीं करते, तो हम भीड़ की तरह निर्णय लेने लगते हैं, भीतर से कमजोर और बाहर से आवेशित। एक मजबूत व्यक्ति या समाज बनने के लिए अपने भीतर की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानना, ठहर कर सोचना और विवेक से निर्णय लेना बेहद जरूरी है। 2. नरसंहारवाद का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सारांश: हर व्यक्ति में आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अत्यधिक आत्मकेंद्रितता संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण: जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ का तानाशाह नेता, एक अत्यधिक नरसंहारवादी, नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व का प्रतीक था। उन्होंने स्वयं को राष्ट्र का सर्वशक्तिमान नेता मान लिया था और उन्हें यह विश्वास था कि जो भी उनकी बातों से असहमत होगा, वह उनका शत्रु है। उनकी आत्मकेंद्रितता और असुरक्षा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने ही पुराने साथियों, सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर संदेह करना शुरू कर दिया। लाखों लोगों को केवल इस आशंका में जेल में डलवा दिया या मरवा दिया कि वे उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। उन्हें आलोचना से इतनी नफरत थी कि एक बार एक कवि ने अगर उनकी तस्वीर पर मजाक कर दिया तो उसे फांसी दे दी गई। नतीजा: स्टालिन का यह व्यवहार अंततः उनके चारों ओर डर और अविश्वास का वातावरण बना गया। उन्होंने एक मजबूत देश की नींव तो रखी, लेकिन विश्वास और स्वतंत्र सोच का गला घोंट दिया। अंततः उनके मरने के बाद खुद सोवियत सरकार ने उनकी नीतियों की आलोचना की और उन्हें नरसंहारक नेता की उपाधि दी। सीख: स्टालिन जैसे व्यक्ति की कहानी बताती है कि अगर नरसंहारवाद संतुलित न हो, तो ये किसी भी नेता, रिश्ते या संस्था के लिए विनाशकारी हो सकता है। आत्म प्रेम अच्छी बात है, लेकिन अगर यह दूसरों की स्वतंत्रता और अस्तित्व को नकारने लगे, तो यह एक खतरा बन जाता है। 3 भूमिकाओं का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। सारांश: हर इंसान समाज में एक भूमिका, रोल निभा रहा होता है, जैसे विनम्र व्यक्ति, आदर्श नागरिक या समझदार कर्मचारी। लेकिन ये अक्सर मुखौटे होते हैं। लोग अपने असली इरादों को छिपाने के लिए ये नकली भूमिकाएं अपनाते हैं। इस नियम का उद्देश्य ये है कि हमें दूसरों के शब्दों या चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके बॉडी लैंग्वेज,
टोन और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, मिल्टन एरिक्सन एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोचिकित्सक और हिप्नोटिस्ट थे। वो आम लोगों की तरह बात करते थे, लेकिन उनकी गहरी नज़र लोगों के छुपे हुए इरादों और समस्याओं को पहचान लेती थी। उदाहरण, एक बार उनके पास एक मरीज आया जो खुद को बिल्कुल सामान्य और संतुलित व्यक्ति के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन मिल्टन ने उसकी बोलने की गति, आंखों की हलचल और हाथों की जकड़न को नोट किया और समझ लिया कि वह अंदर से बहुत घबराया हुआ और आत्मघाती विचारों से जूझ रहा है। उन्होंने बिना उसे टोके उस स्थिति के अनुसार थेरेपी शुरू की और उसकी गंभीर मानसिक समस्या का इलाज किया। सीख, लोग जो दिखाते हैं वही वो होते नहीं। अगर हम हर इंसान की कही गई बात को सच माने तो धोखा खाना तय है। गहराई से देखने पर ही असल चेहरा सामने आता है। 4 आवश्यक व्यवहार का नियम, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। सारांश, हर इंसान का व्यवहार एक पैटर्न में होता है। हम अक्सर अपने अतीत के अनुभवों से प्रभावित होकर वही गलतियां या आदतें बार बार दोहराते हैं। इस नियम के अनुसार अगर हम किसी के व्यवहार के इन दोहरावों को पहचान लें तो हम उसके भविष्य के निर्णयों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। विस्तृत उदाहरण, हॉवर्ड ह्यूग्स। हॉवर्ड ह्यूजेस एक मशहूर अमेरिकी उद्योगपति, पायलट और फिल्म निर्माता थे। उनकी गंभीर परफेक्शनिस्ट आदतें और जुनून की हद तक नियंत्रण की प्रवृत्ति उनके पूरे जीवन पर हावी हो गई। उदाहरण, वो हवाई जहाज डिजाइन करने में अत्यधिक ध्यान देते थे। हर स्क्रू, हर डिजाइन उन्हें पूर्णता में चाहिए था। धीरे धीरे ये व्यवहार OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, का रूप ले गया। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, यहाँ तक कि होटल के कमरे में बंद, बिना नहाए, बाल कटाए, कागजों और टिश्यू से लिपटे रहते थे। उनकी यह आवश्यकता पूर्ण नियंत्रण की थी, जिसने उनके व्यापारिक फैसलों को भी प्रभावित किया। कई बड़े सौदे छूट गए क्योंकि वो परफेक्ट अवसर की तलाश में रहे। सीख, किसी के पुराने व्यवहार के पैटर्न को समझने से हम यह जान सकते हैं कि वह भविष्य में किस प्रकार के निर्णय लेगा। यह ज्ञान हमें संबंधों, नेतृत्व और व्यापार में दूसरों को समझने और रणनीति बनाने में मदद करता है। 5 ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी। सारांश, ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे लोग अक्सर छुपाते हैं, लेकिन यह उनके शब्दों और व्यवहार में झलक जाती है। हमें दूसरों की सफलता से सीखना चाहिए, उनसे ईर्ष्या करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उदाहरण, एलिजाबेथ प्रथम और मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स। एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थीं और उनकी चचेरी बहन मैरी स्कॉटलैंड की रानी। एलिजाबेथ को जनता और दरबारियों का अत्यधिक समर्थन मिला। मैरी, जो स्वयं को अधिक योग्य समझती थी, एलिजाबेथ से ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने कई बार षड्यंत्र किए, एलिजाबेथ के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश की। अंततः एलिजाबेथ ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर फांसी की सजा दी। सीख, ईर्ष्या दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाती है। जो अपनी ऊर्जा को ईर्ष्या की बजाय सीखने और सुधारने में लगाता है, वही विजेता बनता है। 6 लघुता का नियम, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सारांश, जब लोग अपनी उपलब्धियों से अधिक महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं तो वे अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। इससे उनका पतन होता है। सफलता के बाद भी विनम्रता और यथार्थता जरूरी है। उदाहरण, माइकल जैक्सन विश्व के सबसे बड़े पॉप स्टार बने। सफलता ने उन्हें अलग दुनिया में पहुंचा दिया। उन्होंने बड़े महलों, अजीबोगरीब शौकों और अपने व्यक्तित्व के राजा रूप को बहुत आगे तक बढ़ा दिया। धीरे धीरे वे आत्ममोह और भ्रम में फंस गए, जिससे मानसिक, शारीरिक और कानूनी समस्याएं बढ़ी। सीख, बड़ी सोच अच्छी है, लेकिन वास्तविकता से जुड़कर चलना आवश्यक है, वरना हम अपनी ही कल्पनाओं में डूब सकते हैं। 7 आत्मरक्षा का नियम, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। सारांश, लोग जब अपने विचारों पर आलोचना सुनते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से रक्षा की मुद्रा में आ जाते हैं। यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिरोध में न लाएं।
बल्कि सहानुभूति और सम्मान के साथ बात करें। उदाहरण, अब्राहम लिंकन। लिंकन ने अपने विरोधियों को भी सम्मान दिया और उन्हें सरकार में शामिल किया। उन्होंने आलोचना का उत्तर सहनशीलता से दिया, जिससे लोगों का दिल जीता। इसका परिणाम था कि युद्धकाल में भी उन्होंने देश को एकजुट रखा। सीख: किसी को बदलना हो तो उसे शर्मिंदा या रक्षात्मक मत बनाओ। सम्मान और समझ ही सच्चा प्रभाव छोड़ते हैं। 8. आत्म प्रेरणा का नियम, द लॉ ऑफ सेल्फ सबोटेज। सारांश: कई बार व्यक्ति खुद ही अपने रास्ते की रुकावट बनता है। यह आत्मसंदेह, डर या हीन भावना के कारण होता है। सफलता पाने के लिए पहले भीतर के अवरोध को दूर करना जरूरी होता है। उदाहरण, विंसेंट वैन गॉग। वैन गॉग एक महान चित्रकार थे, लेकिन वे अंदर से बेहद संवेदनशील और आत्मसंदेही थे। उन्होंने खुद को तुच्छ समझा, समाज से कटाक्षा महसूस किया। उनका यही आंतरिक संघर्ष उन्हें मानसिक बीमारी और अंततः आत्महत्या तक ले गया। सीख: दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ना जरूरी है। अगर आप खुद को योग्य और सक्षम मानते हैं, तो दुनिया भी आपको मानेगी। 9. दमन का नियम, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। सारांश: लोग अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय को अक्सर दबा देते हैं, लेकिन ये भावनाएं दबने की बजाय किसी न किसी अस्वस्थ रूप में बाहर आती हैं। उदाहरण, रिचर्ड III, शेक्सपियरीन कैरेक्टर। रिचर्ड अपने शारीरिक दोषों और अस्वीकार्यता को छुपाता रहा। यह अंदर ही अंदर कुंठा बनता गया, जिसने उसे हिंसक और सत्ता के प्रति अति महत्वाकांक्षी बना दिया। सत्ता की भूख ने उसे विश्वासघात, हत्या और अंततः अपने पतन की ओर ले गया। सीख: नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें पहचानें और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। आत्मजागरूकता ही सच्ची आज़ादी है। 10. ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी। सारांश: ईर्ष्या अक्सर चुपचाप हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। यदि हम इसे पहचानकर नियंत्रित न करें, तो ये हमारे संबंधों और निर्णयों को जहरीला बना सकती है। उदाहरण, आरोन बूर और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। बूर हैमिल्टन की प्रतिष्ठा और प्रभाव से जलता था। वर्षों तक भीतर ही भीतर यह ईर्ष्या संकल्प और गुस्से में बदलती रही। अंततः एक द्वंद्व युद्ध में उसने हैमिल्टन को मार डाला और खुद का राजनीतिक करियर खत्म कर लिया। सीख: ईर्ष्या को पहचानिए और उसे प्रेरणा में बदलिए, वरना यह आपको खुद ही बर्बाद कर देगी। महानता का नियम, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सारांश: सफलता कभी-कभी व्यक्ति को असाधारण शक्तियों का भ्रम दे देती है, जिससे उनका व्यवहार और निर्णय वास्तविकता से कट जाते हैं। उदाहरण, माइकल आइजनर, पूर्व CEO, डिज्नी। प्रारंभिक सफलता के बाद उन्होंने खुद को अपरिहार्य मान लिया। उन्होंने आलोचना को अनदेखा किया और अहंकार में कई विवादास्पद निर्णय लिए। अंततः बोर्ड ने उन्हें CEO पद से हटा दिया। सीख: सफलता के साथ विनम्रता और आत्मनिरीक्षण जरूरी हैं, वरना अहंकार पतन की सीढ़ी बन जाता है। 12. लिंग कठोरता का नियम, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। सारांश: हर इंसान में स्त्री, कोमलता, सहानुभूति और पुरुष, निर्णय, शक्ति, गुण होते हैं। दोनों को अपनाकर हम पूर्ण और प्रभावी बन सकते हैं। उदाहरण, कैटरीना स्फोर्जा, इटली की नेता। युद्ध में वो एक साहसी योद्धा बनी और शांति में ममतामयी रानी। उन्होंने अपनी नारी शक्ति और मर्दाना निर्णय क्षमता दोनों को संतुलित किया। इसी संतुलन ने उन्हें एक सशक्त और सम्मानित नेता बनाया। सीख: किसी एक सामाजिक भूमिका में कैद होने के बजाय दोनों पक्षों को संतुलित रूप से अपनाएं। 13. उद्देश्यहीनता का नियम, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। सारांश: यदि आपके जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आप दूसरों की इच्छाओं के अनुसार भटकते रहेंगे। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका जीवन एक स्पष्ट उद्देश्य पर केंद्रित था, नस्लीय समानता। इसी उद्देश्य ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचाया और इतिहास बदल दिया। सीख: एक स्पष्ट उद्देश्य न केवल दिशा देता है,
बल्कि अस्तित्व को अर्थ भी देता है। 14 अनुरूपता का नियम, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। सारांश। भीड़ के दबाव में लोग अपनी सोच और मूल्यों से समझौता करते हैं, लेकिन स्वतंत्र सोच ही सच्ची शक्ति है। उदाहरण, माओ की सांस्कृतिक क्रांति। माओ ने पूरे चीन में अनुरूपता का दबाव डाला। लोगों ने डर से सोच समझकर नहीं, बल्कि भीड़ के अनुसार व्यवहार किया। इसने शिक्षा, संस्कृति और मानवता को गहरा नुकसान पहुंचाया। सीख। दबाव में बहना आसान है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सोचना और खड़ा होना ही असली ताकत है। 15 अस्थिरता का नियम, द लॉ ऑफ फिकलनेस। सारांश। जनता का समर्थन अस्थायी होता है। वे जल्दी उब जाते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। खुद की छवि को सजगता से प्रबंधित करना आवश्यक है। उदाहरण, रानी एलिजाबेथ आए। वे जानती थीं कि जनता अस्थिर है। उन्होंने खुद को एक स्थिर, सौम्य और राष्ट्रप्रेमी छवि के रूप में पेश किया। इसी के कारण दशकों तक उनका राज कायम रहा। सीख। छवि को संभालिए। दुनिया की नज़र में आप क्या हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। 16 आक्रामकता का नियम, द लॉ ऑफ अग्रेशन। सारांश। हर सामाजिक व्यवहार में अदृश्य सत्ता संघर्ष मौजूद होता है। इन्हें समझकर रणनीति से काम लेना जरूरी है। उदाहरण, जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने प्रतियोगियों को सीधा टक्कर न देते हुए धीरे धीरे दबा और अधिग्रहण की नीति अपनाई। इससे वे बिना शोर के अमेरिका के सबसे शक्तिशाली उद्योगपति बन गए। सीख। सामाजिक खेल में चतुराई से आक्रामकता दिखाना शक्ति और सफलता की कुंजी है। 17 पीढ़ीगत दृष्टिहीनता का नियम, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। सारांश। हर पीढ़ी की अपनी सोच और संवेदनाएं होती हैं। यदि हम इन्हें नज़रअंदाज करें तो संचार टूट जाता है। उदाहरण, जॉर्ज जैक्स डैंटन। फ्रांसीसी क्रांति के समय उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों दोनों को जोड़कर आंदोलन को दिशा दी। वे दोनों पीढ़ियों की भाषा में बात करना जानते थे, इसी से वे लोगों के नेता बन पाए। सीख। पीढ़ियों के अंतर को समझिए, सिर्फ खुद की सोच नहीं, दूसरों की दुनिया भी जानिए। 18 मृत्यु इनकार का नियम, द लॉ ऑफ डेथ डेनायल। सारांश। लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन उसकी स्वीकृति जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। उदाहरण, फ्लैनरी ओकॉनर, लेखिका। उन्हें युवावस्था में ही गंभीर बीमारी हो गई। उन्होंने मृत्यु की वास्तविकता को अपनाया, जिससे उनके लेखन में गहराई और तीव्रता आई। उनका कार्य आज भी पाठकों को जीवन और मृत्यु की सच्चाई से जोड़ता है। सीख। मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन की हर घड़ी को आप पूरा जीना सीखते हैं।